हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज सी ए विवेक धर्मशी और आज मैं आपके लिए और एक वीडियो लेकर आया हूं। और ये जो वीडियो है ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर। यस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर स्पेसिफिकली हम लोग आज लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन पर फोकस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑब्जेक्ट का लीगल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अदर आई शुड से कंपलसरी है, और उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में लीगल कंसिडरेशन भी होना चाहिए। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ऑब्जेक्ट का मतलब है जिस चीज के लिए आप ये कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो। आपका ऑब्जेक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का, आपका जो ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए आप दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो लीगल होना चाहिए। और यहां पर कंसिडरेशन का मतलब है उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जो आपने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है वो होगा आपका कंसिडरेशन। क्लियर है? मतलब जिस चीज के लिए ऑब्जेक्ट, जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है वो भी लीगल होना चाहिए, और जिस चीज को आप कॉन्ट्रैक्ट, जिस चीज के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसे पूरा करने के लिए जो आप सामने वाले को पैसा देने वाले हो वो भी लीगल होना चाहिए। बराबर है? श्योर अबाउट दिस? सो हम इसमें देखेंगे कि जब आपका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन लीगल ना हो तो क्या हो सकता है, या ऐसी कौन सी एरियाज है जहां पर आपका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन इलीगल या अनलॉफुल माना जाएगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं फुल फ्लेजेड हमारा आज का ये वीडियो। और अगर आप सबसे पहले आप देखेंगे, अगर सेक्शन 23 के हिसाब से अगर ये 6 में से कोई भी चीज प्रेजेंट हो रही, जो हम ऑब्वियसली एक एक डिस्कस करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो एग्रीमेंट है वो तो हो जाएगा वॉइड। तो सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब लॉ के हिसाब से, लॉ में पहले ही लिखा है कि ऐसा अलाउड नहीं है, और फिर भी आपने उस चीज के लिए उसके रिलेटेड एग्रीमेंट किया तो बात खत्म हो गई। द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। सेकेंड है, भले ही ऐसी चीज ना हो जो लॉ में लिखा है या लॉ में फॉरबिडन है, लेकिन आप लॉ के जो लीगल जो लूप होल्स हैं उसे प्लग कर कर, उसे यूज कर कर ऐसा कुछ कर रहे हो जो अल्टीमेट लॉ का पर्पस ही डिफीट कर देगा, तो भी वो फिर आपका वॉइड हो जाएगा। थर्ड, फ्रॉड्यूलेंट है, किसी के ऊपर फ्रॉड करने जैसा है। फोर्थ, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिससे सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ लॉस, नुकसान ही होने वाला है, एक तो उसको या उसकी प्रॉपर्टी को। फिफ्थ, कोर्ट के हिसाब से वो इमोरल है। और सिक्स, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अभी पब्लिक पॉलिसी मतलब सोसाइटी एज अ होल के लिए ये गलत है। इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब सब एक 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 कर कर समझेंगे। पहले ये वाला चेक करेंगे, फिर ये देखेंगे। मैं आपको सारे पॉइंट्स के लिए एक एक एग्जाम्पल दूंगा, और फिर जब हम लास्ट में ये सिक्स्थ वाला करेंगे, तो जैसे मैंने कहा इस सिक्स्थ के अंदर और भी बहुत सारे पॉइंट्स है कि भाई ऐसी तो क्या कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स होती है जो सोसाइटी के हित में नहीं है, जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। तो हम लोग पहले ये 5 पॉइंट्स को चेक करेंगे, और फिर जब 6 पॉइंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे सब पॉइंट्स है, उसे भी अच्छी तरह से समझेंगे। श्योर अबाउट दिस? चलिए अब एक एक कर कर हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहला है, व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फोरबिडन बाय लॉ। इसका मतलब किसी ना किसी एक्ट में ही स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि दिस इज नॉट अलाउड। एग्जाम्पल, एक्ट्स फॉरबिडन बाय लॉ का मतलब है ऐसी एक्ट विच आर पनिशेबल अंडर एनी एक्ट एज वेल एज प्रोहिबिटेड। मतलब एक तो अलाउड नहीं है और अगर आप करते हो तो आप पे पेनल्टी लगेगी। यार ऑर्डर्स मेड इन एक्सरसाइज ऑफ द अथॉरिटी कॉन्फर्ड बाय लेजिस्लेचर, मतलब शायद कहीं एक्ट में लिखा है कि ऐसा आप कर तो सकते हो लेकिन अथॉरिटी की परमिशन के बाद, अगर परमिशन नहीं है तो आप नहीं कर सकते। जैसे आप यहां पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, ए ने लिकर बेचा विदाउट लाइसेंस। अब सबको ही पता है कि लाइसेंस लो तो आप लिकर बेच सकते हो, आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है एंड इफ यू डील इन लिकर तो इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर ए ने बिना लाइसेंस बी को लिकर बेची है तो द सेल विल बी कंसिडर्ड एज अनलॉफुल एज द सेल ऑफ लिकर विदाउट लाइसेंस इज फॉरबिडन बाय लॉ। श्योर अबाउट दिस? पक्का? क्या यहां तक आपको सारी चीज समझ में आई?
हेंस अगर कल जाकर ए ऐसे बेच देता है तो ए बी से उसकी प्राइस भी रिकवर नहीं कर पाएगा। ये कहां पर लिखा है? ये एक्साइज एक्ट में था कि अगर आपने बिना लाइसेंस किया तो ये अनलॉफुल माना जाएगा। क्या यहां तक एकदम क्लियर हो गया? मतलब ऐसी कोई भी चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट ना करें जो किसी न किसी लेजिस्लेशन, किसी न किसी एक्ट, किसी न किसी रूल, कहीं ना कहीं लॉ पास किया हो कि ये फॉरबिडन है। अगर फॉरबिडन है और आप करते हो, या तो ऐसा लिखा है कि भाई लाइसेंस मिल जाए, अथॉरिटी ने परमिशन दे दियो फिर आप करो, तो ठीक है, बाद में आप परमिशन लेकर, लाइसेंस लेकर कीजिए। अगर आपने वैसा किया तो फिर इट विल बी कंसिडर्ड एज वॉइड। क्या क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? सेकेंड है व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ। मतलब आप एक ऐसा कुछ कर रहे हो जो एग्जैक्टली तो सेम नहीं है जो लॉ में लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप कर रहे हो इट विल डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। मतलब जो मिसचिफ को रोकने के लिए लॉ बनाया गया था वो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? तो यहां पर क्या लिखा है? द वर्ड्स डिफीट द प्रोविजन का मतलब क्या है? इट मस्ट बी टेकन एज लिमिटेड टू डिफीटिंग द इंटेंशन फॉर विच द लॉ वाज पास। मैंने आपको भी वही समझाया कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो लॉ में डायरेक्टली तो फोरबिडन नहीं लिखा, लेकिन आप जो कर रहे हो और जो चीज के लिए, जिस मिसचिफ को रोकने के लिए एक्ट बना था, वही पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो ऐसे समय पर ऑब्वियसली कोर्ट क्या देखेगा? आपका इंटेंशन, पार्टीज जो एग्रीमेंट कर रही है उनका इंटेंशन क्या है। अगर सच में उनका इंटेंशन है टू डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, तो फिर कोर्ट विल नॉट एनफोर्स इट, विल कंसिडर इट एज वॉइड। श्योर अबाउट दिस? पक्का? यहां पर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। सो एज एस्टेट इज सोल्ड फॉर अर्लियर्स ऑफ रेवेन्यू अंडर द प्रोविजन, द डिफॉल्टर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम परचेजिंग द estate upon an understanding with A becomes the purchaser and agrees to convey the estate to A. Now upon receiving from him the price which B has paid, the agreement is void. मतलब ऐसा बहुत बार प्रोविजन में लिखा था कि आपका जो एस्टेट है, जब तक आप गवर्नमेंट के सारे टैक्सेस जो है वो पे नहीं कर लेते, आप अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो बेच नहीं सकते, डिफॉल्टर जो है वो कर नहीं सकता। तो होता क्या है, बहुत बार स्पेसिफिकली कुछ लोग उस प्रॉपर्टी को खरीदते हैं और फिर से उसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये तो ऐसा ही हो गया ना कि आपने लॉ को डिफीट कर दिया। अब आपने क्या किया? आपने प्रॉपर्टी को परचेज किया, सेल किया। अब आप बोलेंगे एक्ट में ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि प्रॉपर्टी को परचेज नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। मैंने तो वही किया है, लेकिन बात यह है कि भले ही आपने एक लीगल काम किया है, प्रॉपर्टी को परचेज करना, सेल करना, लेकिन लॉ क्या कहता है कि भाई जिन्होंने टैक्सेस नहीं भरे हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट ड्यूज नहीं भरे हैं, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम परचेजिंग द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो फिर आपने क्या किया? किसी और को बोला कि मेरे बिहाफ पे परचेज कर और फिर तू मुझे बेच दे। तो ये तो एक तरह से ऐसा ही हो गया कि आपने ही परचेज किया है। तो अल्टीमेटली इट इज डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ। और ऑब्वियसली अगर ऐसा होता है तो अगेन द पर्टिकुलर एग्रीमेंट विल बी कंसिडर्ड एज वॉइड। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? द थर्ड इज व्हेन इट इज फ्रॉडुलेंट, मतलब आपका पर्पस ही है फ्रॉड करना। सो एग्रीमेंट्स व्हिच आर एंटर्ड टू प्रमोट फ्रॉड विल ऑलवेज बी वॉइड। सो एन एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ स्मगलिंग आउट ऑफ द कंट्री इज वॉइड एंड द प्राइस ऑफ गुड्स सो सोल्ड विल नॉट बी एबल टू रिकवर। तो ऑब्वियसली जबकि स्मगलिंग इज नॉट अलाउड, एक तरह से आप फ्रॉड कर रहे हो और कल जाकर आपने ये बेच भी दिया और कहीं पकड़े गए तो एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा और आप उसके पैसे भी रिकवर नहीं कर पाओगे। क्लियर है एवरीबडी? फोर्थ कहता है व्हेन कंसिडरेशन डिफीट्स एनी रूल फॉर द टाइम बीन इन फोर्स इन इंडिया। तो कोई पर्टिकुलर टेरिटरी या स्टेट में स्पेसिफिकली कोई ऐसा रूल बना हो जो आपका पर्टिकुलर कंसिडरेशन उस रूल को डिफीट कर रहा हो, तो वो भी वहां पर नहीं चलेगा। द सिक्स्थ इज when consideration involves injury to the person or property of another। मतलब कहीं ना कहीं उस सामने वाले को नुकसान या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब यहां पर जैसे इंजरी का मतलब है क्रिमिनल या रॉन्गफुल हार्म। एग्जाम्पल हम देख पाएंगे, एन एग्रीमेंट बाय विच अ डेटर who borrowed पैसा promised to do manual labor without pay for the creditor। अब ये कैसे हो सकता है? So long as the debt was not repaid in full, it had been to be held void as it involved injury to the person of debtor। क्लियर है? ऊपर से मिसिंग कंसिडरेशन के लिए भी ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा।
Second, an agreement to print a book in violation of another's copyright is void, as the object is to cause the injury to the property of another. Again, as your object is to copy किसी और का काम, it is the object is actually not legal, not lawful, and therefore it will be considered as void. तो यहाँ पर आपने दो लोगों ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जहां पर आप किसी और की बुक को प्रिंट करना चाहते हो, अल्टीमेटली तो आप सामने वाले की प्रॉपर्टी को उसकी कॉपीराइट को एक तरह से हार्म पहुंचा रहे हो, उसके कंटेंट चोरी कर रहे हो, एंड ऐसे वक्त पर ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होंगे, वॉइड होंगे. क्लियर है. सिक्स्थ इज व्हेन कंसिडरेशन इज इमोरल. So immoral, if you understand, it's illegal. So if a consideration for the agreement is an act of sexual immorality, the agreement will be considered as illegal. Just like example, a landlord cannot recover the rent of a house knowingly giving that house for prostitution, which are carried on. So hence the object being immoral, the agreement to pay rent is void. और यहाँ पर an A agrees to let her daughter to be for concubinage, which is a term where you live as a husband and wife without being married. Again, this agreement is unlawful and immoral. आपको आगे भी पहले भी मैंने बताया हुआ है कि सिर्फ इलीगल और वॉइड में बहुत जमीन आसमान का फर्क है. सिर्फ वॉइड वॉइड है, लेकिन अगर वो इलीगल भी है तो उसके साथ जो कोलैटरल एग्रीमेंट्स हैं आपको मालूम है वो भी वॉइड हो जाते हैं. क्लियर है, श्योर अबाउट दिस. तो यहां पर अगर आपकी कंसिडरेशन ऐसी कोई इमोरल है तो वो भी सारी कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएंगे. द सेवेंथ वन इज when consideration is opposed to public policy. अब हमने पहले ही बात करी थी, opposed to public policy is a very big thing और इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं. So the expression public policy can be interpreted either in a wide or in a narrow sense. The freedom to contract may become illusionary unless the scope of public policy is restricted. मतलब कल जाकर तो कोई भी दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप कहेंगे नहीं यार ये तो सोसाइटी के हित में नहीं है, ये पब्लिक के हित में नहीं है, और ऐसे करके तो आप हार्डली कोई कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे. इसीलिए लॉ ने क्या किया भाई, पब्लिक पॉलिसी एज अ टर्म, एज अ एरिया को एक तरह से डिफाइन किया है. सो इन द नेम ऑफ पब्लिक पॉलिसी फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ ओनली फॉर द गुड ऑफ कम्युनिटी. ऑब्वियसली जो सोसाइटी के लिए बेनिफिट है वही सारी चीजें इस पर्टिकुलर टॉपिक या एरिया में कंसिडर की गई है. अब इसके अंदर क्या क्या कंसिडर किया गया है तो आप देखेंगे एक एक कर. सबसे पहला है ट्रेडिंग विथ एनिमी. मतलब अगर आपने किसी ऐसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जो ऐसे देश में है जिस देश के साथ अभी हमारे झगड़े चल रहे हैं, वी आर एट वॉर, तो आपके ऐसे सारे किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड हो जाएंगे, एग्रीमेंट्स वॉइड हो जाएंगे. Example, and trade with a person owing allegiance to the government at war with India without the license of government of India is void as the object is opposed to public policy. The agreement to trade offends against the public policy by prejudice to the interest of the state in times of war. तो लेट अस से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी पाकिस्तान में कोई व्यक्ति है और उसके साथ ट्रेड किया है, और ऑब्वियसली भगवान करे ऐसा कभी ना हो कि हमारा और पाकिस्तान का झगड़ा हो, लेट अस ऑल बी यूनाइटेड एंड फ्रेंडली रिलेशंस हो. पर लेट अस से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दूसरा देश है और वहां की कोई सिटीजन के साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है, तो कल जाकर अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो, और कल जाके वी आर एट वॉर, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर हो गया होगा तो द कॉन्ट्रैक्ट विल बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. और करने से पहले ही अगर वी आर एट वॉर तो इट ऑब्वियसली इट विल नेवर टेक द शेप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट. सो नो एग्रीमेंट्स विथ एनिमी आर अलाउड, दे आर कंसिडर्ड एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. द सेकेंड इज स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन. स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या कि भाई एक तरह से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को हार्म पहुंचाना. अभी कैसे हो सकता है थोड़ा आप देख सकते हैं. सो एन एग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन का मतलब है एन एग्रीमेंट टू प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड फ्रॉम रनिंग देयर नॉर्मल कोर्स यूजिंग फोर्स, सो टेंड टू बी परवर्जन और अब्यूज ऑफ जस्टिस. सच एग्रीमेंट्स आर वॉइड. जैसे अगर आपको याद होगा, हम लोग बहुत सारी मूवीज में देखते हैं, जैसे विटनेस को गायब कर देना, यस, या विटनेस को पैसे खिलाना, उनको बोलना झूठ बोलना, जानबूझ से विटनेस गायब हो जाता है हियरिंग के वक्त, तो ये इस तरह से आप स्टिफलिंग, लॉयर्स हैं, जज को ब्राइब करना, ये सारी चीजें स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन में आती है. सो द प्रिंसिपल इज दैट वन शुड नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ फेलनी. द कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी पब्लिक ऑफेंस इज कंसिडर्ड एज इलीगल. सो डू नॉट अब्यूज जस्टिस, डू नॉट स्टिफल एनी सॉर्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन. अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सारी ही चीजें वॉइड मानी जाएगी. क्लियर है, श्योर अबाउट दिस. So under the Code of Criminal Procedure, there is a statutory list of compoundable offences and agreement to drop proceedings
relating to such offenses with or without the permission of कोर्ट। इसका मतलब पहले ही तो क्लियर हो जाए कि बहुत सारे ऑफेंसेस कुछ होते हैं कंपाउंडेबल, कुछ होते हैं नॉन कंपाउंडेबल। इसका दोनों में डिफरेंस ये है कि कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसे झगड़े हैं जो आउट ऑफ द कोर्ट सेटल किए जा सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो आप खुद से आउटसाइड द कोर्ट सेटल नहीं कर सकते, आपको कोर्ट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कंसिडर इफ इट्स अ कंपाउंडेबल ऑफेंस and if you try to settle it outside the court without the permission and you try to give some bribe or consideration, तो ऐसे तो भाई सारे contracts will obviously be considered as void. Sure about this? तो यहां पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं where A agrees to sell certain land to B इन कंसिडरेशन कि तू मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं करेगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑफेंस विच इज अ कंपाउंडेबल वन। So such agreement is not opposed to public policy, but it is otherwise if the offense is non-compoundable. So compoundable obviously means out of the court settle किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ऐसा चल रहा है तो ठीक है। बट अगर कंसिडरिंग वो केस, वो जो पर्टिकुलर इशू है वो अगर अनकंपाउंडेबल है, आप विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट उसको अलग से सेटल नहीं कर सकते, तो फिर आपको ये ऐसे एग्रीमेंट सारे वॉइड हो जाएंगे। क्लियर है? द थर्ड इज मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी। अब मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी का मतलब है इट इज एन एग्रीमेंट इन विच अ पर्सन promises to maintain a suit in which he has no interest। मतलब ऐसा बहुत बार होता है कि हम किसी को कहते हैं काम कर, तो उस पे केस कर, मैं तेरे पीछे हूं, आई विल ट्राई टू गिव यू फंड्स एज मच एज रिक्वायर्ड। सो लेट अस से अगर ए है और उसको बी को सताना है और अभी सी और बी के झगड़े चल रहे हैं, तो अब ए को तो डायरेक्ट सामने नहीं आना, तो ए सी को क्या कहेगा, तू बी पे केस कर, तेरे को जो फंड्स चाहिए, जो लॉयर चाहिए, जो लीगल एक्सपर्टीज चाहिए, मैं सारी चीजें तुझे देने तैयार हूं। ए सी को कहेगा वॉट एवर यू रिक्वायर टेल मी, बट तू बस बी को मत छोड़ना। सो एक तरह से यू प्रॉमिस अ पर्सन दैट बस सामने वाले को बोलते हैं ना, एक तरह से इरिटेट करना है या सामने वाले को परेशान करना है, उसे हम कहेंगे मेंटेनेंस। शैम्पर्टी का मतलब है हम किसी के साथ एग्रीमेंट में आते हैं कि अपन दोनों मिलकर ये लिटिगेशन केस लड़ेंगे और एक्सचेंज में जो भी हम जीतेंगे उसका हम आधा आधा कर लेंगे, इसको बोलेंगे शैम्पर्टी। सो आप देख सकते हैं द एग्रीमेंट फॉर सप्लाइंग फंड्स either way of maintenance or शैम्पर्टी is valid unless it is unreasonable so as to be unjust to the party and it is made by a malicious motive like gambling or oppressing other party by encouraging unnecessary suits and not with the bona fide object of assisting a claim believed to be true। इसका मतलब यहां पर ये बहुत सरल और सिंपल है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेट अस से कोई फार्मर है और उसकी बहुत बड़ी एग्रीकल्चर लैंड है जो गवर्नमेंट एक्विजिशन में जा रही है, अब उसे प्रॉपर कंपेंसेशन नहीं मिल रहा, तो वो एक लॉयर के पास गया और एक लॉयर ने उसे कहा कि मैं आपको हेल्प करूंगा, आई एग्री कि आपको बहुत ज्यादा कंपेंसेशन मिलना चाहिए, बट जबकि आपको बहुत कम कंपेंसेशन मिल रहा है, आई विल हेल्प यू। बट उस पर्टिकुलर फार्मर ने कहा सर मेरे पास आपकी इतनी फीस देने के लिए पैसे नहीं है, और उस पर्टिकुलर लॉयर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आई विल हेल्प यू, बस जब भी आपको जो भी कोर्ट में आप जीतोगे, लिटिगेशन केस जीतोगे और आपको जो भी कंपेंसेशन मिलेगा उसका 10% मैं मेरी फीस की तरह लूंगा। अब इसे आप शैम्पर्टी या मेंटेनेंस नहीं कह सकते। आर यू गेटिंग दिस? इसे आप शैम्पर्टी या मेंटेनेंस नहीं कह सकते, बिकॉज यहां पर आपका जो जेन्युइन मोटिव है और यू बिलीव कि जो आप जिसके लिए लड़ रहे हो वो सब चीज सही है, लेकिन लेट अस से फॉर एग्जांपल दो लोग हैं और जानबूझ से किसी की प्रॉपर्टी को उन्होंने अक्वायर कर लिया है और फिर कोर्ट में गलत सलत बोलकर एक तरह से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं विद एन इंटेंशन कि कल जाकर हम जीत जाते हैं तो इस जमीन को हम बेच लेंगे और पैसे आधे आधे कर लेंगे। ऐसी सारी चीजें शैम्पर्टी या मेंटेनेंस में आ जाएगी एंड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कंसिडर्ड एज वॉइड। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? द फोर्थ इज ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस। अब आपको तो मालूम ही है कि कितने लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पैसे खिलाते हैं, राइट? या पब्लिक टाइटल्स के लिए बहुत बार बड़े बड़े रिकॉग्निशंस होते हैं, पद्म विभूषण, यस पद्म भूषण, और लोग ये अवार्ड्स मिलना इसके लिए पैसे खिलाते हैं। लोग कोई गवर्नमेंट की पोस्ट है, इंस्पेक्टर की, जज की, उसके लिए पैसे देना, ये सारी चीजें, ये सारे ही एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है और ये वॉइड माने जाएंगे। सो एन एग्रीमेंट टू ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिस इज कंसिडर्ड एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एज इट इंटरफियर्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन हु इज बेस्ट क्वालिफाइड फॉर द सर्विस टू पब्लिक। ऑब्वियसली क्योंकि जो जेन्युइन पर्सन जिसके पास नॉलेज है वो उस पोस्ट पे नहीं आता, जबकि जो पैसे खिलाकर वो पोस्ट को खरीद लेता है वो उस पोस्ट पर आता है। सो पब्लिक पॉलिसी
policy requires that there should be no money consideration for the appointment of such office in which the public is interested. Now, following are the examples of agreement that are void since they are tantamount to sale of public office. Example, an agreement to pay money to a public servant in order to induce him to retire so that another person may secure the appointment. ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड होंगे, या ऐसा एग्रीमेंट जहां पर आपको पब्लिक रिकॉग्निशन चाहिए, आप पैसे खिलाने को तैयार हो कि मुझे पद्म विभूषण दीजिए एज अ रिवॉर्ड, ऐसे भी सारे एग्रीमेंट्स वॉइड होंगे. सो कभी भी कोई गवर्नमेंट जॉब, पोस्ट, टाइटल या ऐसे कोई अवार्ड्स के लिए अगर आप पैसे खिला रहे हो तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड सच एग्रीमेंट्स विल बी void. The fifth is doing agreements जहां पर you're trying to create a monopoly. So agreements having their object of establishment as of monopoly are opposed to public policy and are considered void. तो जब दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रही है एंड their only aim is to exploit the customer group, तो फिर ये सारी चीजें वॉइड मानी जाएगी. सो नेवर डू दैट. ऑब्वियसली आपको मालूम है मोनोपोली पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई हमारी एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है जिस पर खास नजर रखती है. द सिक्स्थ इज मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स. ना प्लीज अंडरस्टैंड, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स का मतलब है किसी के साथ एग्रीमेंट करना कि तू मुझे पैसे दे, मैं तेरे लिए स्पाउस ढूंढ के देता हूं, मैं तेरे लिए लड़का ढूंढ के देता हूं, मैं तेरे लिए लड़की ढूंढ के देता हूं और आप इसके बदले पैसे लेते हो. सो ऐसे एग्रीमेंट टू नेगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड इज नोन एज मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स. फॉर इंस्टेंस एन एग्रीमेंट टू पे मनी टू अ पर्सन so that you can and you are telling him ki I am ready to pay you, you procure a wife for me, you procure a girl for me, this will be considered as opposed to public policy और ऐसे सारे agreements void माने जाएंगे. मैं आपको एक चीज नोट कर दूं क्योंकि जब ये आता है तो हमेशा स्टूडेंट कहते हैं फिर सर ये matrimony.com है, शादी.com है, ये भी तो ये करते हैं. बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये जो भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं ये कभी आपसे पैसे लेकर ये नहीं बोलते कि मैं आपको शादी करवा के देता हूं. ये सारे ही पोर्टल सिर्फ और सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये आपके लिए नेगोशिएट नहीं करते, ये सिर्फ आपको गर्ल और बॉय की इंफॉर्मेशन देते हैं, उस इंफॉर्मेशन का एक्सेस देते हैं. ढूंढना आपको है, बात आपको करना है, बट ये सारे ही ऑनलाइन पोर्टल्स कभी भी आपको ये नहीं कहते हैं कि आपसे हम पैसे लेंगे, आपकी शादी करवा के देंगे, आपको कंफर्म एक लड़का या लड़की ढूंढ के देंगे, बिकॉज दे नो सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड विल ऑलवेज बी void. क्लियर है? श्योर अबाउट दिस. सेवेंथ इज इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस. जैसे मैंने पीछे भी बताया सा, सो एन एग्रीमेंट हुज ऑब्जेक्ट इज टू इंड्यूस एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट टू एक्ट करप्टली. जैसे किसी कोई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, कोई आपका इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपने लोकल जो भी ऑफिसर है उसको पैसे खिला दिए कि भाई तू इसमें कुछ अपनी टांग मत अड़ा, बीच में कुछ रिपोर्ट मत निकालो, या कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है आपने उनको पैसे खिला दिए, ये सारे ही एग्रीमेंट्स आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. सो अगर आप देखेंगे, इज एन एग्रीमेंट बाय ए टू रिवॉर्ड बी हु इज इंटेंडेड टू बी अ विटनेस इन अ सूट अगेंस्ट ए इन कंसिडरेशन ऑफ बीज एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द ट्रायल. ये देखिए यहां पर मतलब उसको पैसे दिए गए और कहा कि जिस दिन हियरिंग होगी तू गायब हो जाएगा, तू कोर्ट में नहीं आएगा, तू मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही नहीं देगा. सो एन एग्रीमेंट विच कंटेम्पलेट्स द यूज ऑफ अंडरहैंड मीन्स टू इन्फ्लुएंस लेजिस्लेशन विल बी void. Similarly, an agreement to induce any executive officer of the state to act corrupt will also be void. Sure about this? Pakka. The eighth one is interest against obligation. अब इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन का भी यहां पर हम समझ लेंगे पूरा अच्छी तरह से. सो इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन में क्या कहा है? सो एग्जांपल देखिए, एन एग्रीमेंट बाय एजेंट टू रिसीव विदाउट हिज प्रिंसिपल कंसेंट कंपेंसेशन फ्रॉम अनदर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज एजेंसी इज कंसिडर्ड एज इनवैलिड. obviously, or A, who is the manager of the firm, agrees to pass a contract to X if he pays 2 lakh rupees privately, the agreement is void. मतलब एक तरह से गाइस आपकी ड्यूटी किस तरफ है और आप किसके तरफ से खेल रहे हो. यहां पर एजेंट का काम क्या होता है कि प्रिंसिपल के बिहाफ पर प्रिंसिपल के हित के लिए कॉन्ट्रैक्ट करे. लेकिन अगर आप एग्जांपल 1 में देखेंगे तो उसको तो वो एजेंट तो सामने वाले से कंपेंसेशन ले रहा है कि तू मेरे को, मैं तेरे को ऐसा ऐसा पैसा दूंगा, तू प्रिंसिपल के साथ मेरे को ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करा के दे. या यहाँ पर ये जो सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पर सामने वाला कह रहा है कि हम आपको हमारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट देंगे सब्जेक्ट टू आप मुझे प्राइवेटली इतना पैसा दीजिए. तो ये इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन मतलब आपकी क्या ड्यूटी है और आप उस ड्यूटी के खिलाफ जाकर कर रहे हो. मैं आपको बेस्ट और एक एग्जांपल देता हूं, थर्ड एग्जांपल थोड़ा ध्यान से देखिए. लेट अस कंसिडर यू आर एन एडिटर ऑफ अ वेरी बिग न्यूज़पेपर, राइट ना. आपका काम क्या है कि सही न्यूज
दुनिया के सामने लाना। बहुत ऐसा हो सकता है कि लेट अस से मैं कोई बहुत बड़े न्यूज़पेपर के एडिटर से मिला और मैंने उसको कहा कि मुझे ना सो एंड सो मिस्टर ABC से बदला लेना है, सो व्हाट आई वांट इज कि आप नेक्स्ट 7-8 डेज तक फ्रंट पेज पर ABC के खिलाफ कुछ भी गलत गलत छापिए, आई एम रेडी टू पे यू। और समझ लीजिए एडिटर ने ऐसा कर दिया। मुझे बताइए एडिटर का क्या ड्यूटी था, क्या ऑब्लिगेशन था, और आज वो क्या कर रहा है? क्या एडिटर का ड्यूटी यह है कि वो हमेशा सच बोले, सच सबके सामने लाए, लेकिन वो अपने ऑब्लिगेशन और ड्यूटी से अलग जाकर गलत न्यूज रिपोर्ट कर रहा है? एंड अगेन देयरफॉर इट विल बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड सच एग्रीमेंट्स विल बी कंसिडर्ड एज void. Sure about this. The last one is if the consideration is unlawful in part. Now unlawful in part का मतलब है partial lawful है, partial unlawful है। ऐसे समय पे मैं आपको सिंपल सा बता दूं, रूल कहता है कि अगर दोनों ही जो पार्ट है लीगल और मतलब लॉफुल और अनलॉफुल, अगर उसे सेपरेट किया जा सकता है तो जो लॉफुल वाला पार्ट है वो वैलिड होगा और उसे लॉ मान्यता देगा, उसे आप एनफोर्स कर सकते हो, और जो अनलॉफुल वाला पार्ट है इट विल बी वॉइड। लेकिन अगर आपका एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसका लॉफुल और अनलॉफुल पार्ट को आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये पूरे एग्रीमेंट के कंसिडरेशन अनलॉफुल है ऐसा मान लिया जाएगा और फिर एग्रीमेंट को वॉइड बता देंगे। सो अगर आप यहां पे देखेंगे, इफ एनी पार्ट ऑफ सिंगल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट in any one or more several consideration for a single object is unlawful, then the agreement is void. So A promises to the superintendent on behalf of B a legal manufacture of indigo and an illegal particular material put in that. So B promised to pay a salary of 20,000 per month. Such agreement is void because the object and the consideration for that promise is partially unlawful because you are mixing something which is not lawful. ऐसा ही और एक एग्जाम्पल था जहां पर आपने किसी को प्रॉपर्टी बेची थी और सामने वाले ने एग्रीमेंट में बोला था कि आइदर मैं ये प्रॉपर्टी मेरे रेसिडेंस के लिए यूज करूंगा या गैम्बलिंग के लिए यूज करूंगा। अब आप समझ सकते हैं कि सामने वाले ने आपको एक तो बोला है कि मैं मेरे रेसिडेंस पर्पस के लिए यूज करूंगा या गैम्बलिंग के लिए यूज करूंगा, राइट? तो इतना याद रखना है कि अगर उसने वो रेसिडेंस पर्पस के लिए यूज किया है तो इट विल बी कंसिडर्ड अ लॉफुल एग्रीमेंट एंड इट एवरीथिंग विल बी वैलिड, बट इफ इट यूजेस हिज हाउस फॉर गैम्बलिंग पर्पस देन इट इज अनलॉफुल एंड सच एग्रीमेंट्स विल बी कंसिडर्ड एज void. श्योर अबाउट दिस? तो इतनी सारी चीजें आती है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में। होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको विद इन 30 मिनट्स, विद इन हाफ एन आवर समझ में आ गया कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और कहां कहां पर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन को अनलॉफुल माना जाएगा और ऐसे केसेस में वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। Sure about this. If you like this video, please subscribe our channel so that you can get more and more videos on various subjects relating to many professional courses related to commerce field. Thank you very much. If you have any doubts, please post it in the comment section and I will be more than happy to help you. Thank you. Bye-bye.